Hello everyone, this is Jitendra and welcome to Hanuman Studies. In this video, we are going to discuss current affairs of 6th and 7th October 2024. इस वीडियो में हम लोग 6 और 7 तारीख के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और हनुमान स्टडीज पे आपको जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के पॉइंट्स और आर्टिकल्स पढ़ने को मिल जाएंगे। तो उसके लिए आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। जैसे आप पीडीएफ के थ्रू भी विजिट कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू भी आप विजिट कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में जो हम लोग 6 और 7 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहें तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसके थ्रू भी पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप इसे वेबसाइट पे भी जाकर के पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वेबसाइट के माध्यम से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। हनुमान स्टडीज यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है इसका, वो दूसरे चैनल के नाम से है, तो जिसका लिंक हमारे वेबसाइट पे है, जिसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आप सभी जगह इसे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। ओके, तो 6 और 7 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के पॉइंट्स को हम लोग इस पीडीएफ में डिस्कस किए गए हैं, जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। करंट अफेयर्स ऑफ 6 और 7 अक्टूबर 2024। ओके, तो इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या है कि वर्ल्ड सेरिब्रल पाल्सी डे, ठीक है, पाल्सी दिवस मनाया गया, वर्ल्ड सेरिब्रल पाल्सी डे मनाया गया 6 अक्टूबर 2024 को। तो 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर, ठीक है, तो इन दोनों दिन का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के पॉइंट्स को कंपाइल किया गया है। तो इन दोनों दिन का क्योंकि करंट अफेयर्स का इवेंट्स कम थे, तो इसलिए एक ही फाइल में इसको कंपाइल किया गया है। तो वर्ल्ड सेरिब्रल पाल्सी डे 6 अक्टूबर 2024 को मनाया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि सेरिब्रल पाल्सी से साथ रहने वाले लोगों की आवाजों को बढ़ाना और उनका प्रश्न मानना, उनका जश्न मनाना। ओके, तो जो सेरिब्रल पाल्सी से संक्रमित है, तो उनको वो जो है उनको मनाया जा सके, उनको बढ़ावा मिल सके कि वो बीमार से ग्रसित तो है लेकिन इलाज भी हो सकता है और वो बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। तो इसको बढ़ावा देने के लिए था इस वर्ल्ड सेरिब्रल पाल्सी डे को मनाया जाता है। इस साल का जो वर्ल्ड सेरिब्रल पाल्सी डे दिवस था, तो इसका थीम था यूनिकली सीपी, जो यह बताता है कि सीपी वाले व्यक्ति की अपनी अनूठी पहचान और रुचियों, सीपी बोले तो सेरिब्रल पाल्सी। ओके, तो इनके जो व्यक्ति हैं उनकी अनूठी पहचान, रुचियां और प्रतिभाएं हैं जो उनकी विकलांगता से परे है, तो उनकी विकलांगता से हट करके है, जो भी उनकी अनूठी पहचान है, रुचियां हैं। इसका लक्ष्य है कि गलत फहमियों और पूर्वाग्रहों की चुनौतियां देना, सीपी वाले लोगों के लिए सम्मान, समावेशिता को बढ़ावा देना। सेरिब्रल पाल्सी से जो भी ग्रसित हैं, तो उनको जो उनके अंदर जो भी गलत फहमी है और जो भी स्टीरियोटाइप्स हैं, तो उन सब चीजों को मिटा सके और अच्छे से जिंदगी जीने के लिए जो भी बढ़ावा देने वाली चीजें हैं, तो उन सब में बढ़ावा मिल सके, इन सब चीजों के लिए इसका लक्ष्य है। अब जागरूकता, अवेयरनेस, तो समाज को यह समझने के लिए प्रेरित करना कि विकलांगता किसी व्यक्ति को संपूर्ण पहचान को परिभाषित नहीं करती है। समाज को जो है ये समझना होगा कि विकलांगता जो है किसी व्यक्ति को संपूर्ण पहचान की परिभाषित नहीं करती है। विविधता, यह विविधता का जश्न मनाने और सभी के लिए एक समावेशी दुनिया की दिशा में काम करने की याद दिलाता है। नहीं तो वर्ल्ड सेरिब्रल पाल्सी जो है, इट सर्व्स एज ए रिमाइंडर टू सेलिब्रेट डाइवर्सिटी एंड वर्क टुवर्ड्स अ मोर इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑफ फॉर एवरीवन। समावेशी दुनिया की दिशा में काम करने की याद दिलाता है यह दिवस। एक्सप्लेनेशन था हमारा फर्स्ट पॉइंट का। अब सेकंड पॉइंट इज कि इंडियन मेरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव अनाउंसमेंट, भारतीय समुद्री विरासत महोत्सव की घोषणा। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या है कि कार्यक्रम की घोषणा, केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारतीय समुद्री विरासत महोत्सव की घोषणा की, जो दिसंबर 2024 में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का घोषणा किया गया है और यह कार्यक्रम जो है दिसंबर 2024 में आयोजित किया जाएगा। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है इसके रिगार्डिंग, किसका पर्पस जो है, यह उद्देश्य भारत की समुद्री विरासत को बढ़ावा देने और प्रदर्शित करने के लिए है, जिसने देश की संस्कृति और अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। दिस कॉन्क्लेव एम्स टू प्रमोट and showcase India's rich maritime heritage, which significantly influence the country's culture and economy. आप इमेज में देख सकते हैं इंडिया हेरिटेज कॉन्क्लेव की घोषणा करते हुए, जो कि दिसंबर के अंत में किया जाएगा। क्योंकि अब समिति का गठन कर दिया गया है, इसके लिए एक समिति बनाई गई जिससे पुरातत्वज्ञ, संग्रहालय विशेषज्ञ और इतिहासकार शामिल होंगे, जो कार्यक्रम के लिए व्यापक योजना विकसित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, चर्चा में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा ताकि भारत की समुद्री विरासत को वैश्विक मंच पर बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया जा सके। महत्व, इस पहल का उद्देश्य वैश्विक समुद्री संस्कृति और विरासत संरक्षण प्रयासों में भारत की उपस्थिति को बढ़ाना है। एक्सप्लेनेशन था हमारे सेकंड पॉइंट का। और थर्ड पॉइंट इज कि कंबोडियाई नागरिक सेवकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर कंबोडियन सिविल सर्वेंट्स। तो कंबोडिया के जो सिविल सर्वेंट्स है, तो उनके लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अब कार्यक्रम का समापन हुआ है, जो भी आयोजन किया गया था इसका समापन हुआ है। तो राष्ट्रीय सुशासन केंद्र NCGG, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, ने कंबोडियाई नागरिक सेवकों के लिए 6वां प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया। ड्यूरेशन, अवधि क्या रही, तो यह प्रशिक्षण 2 सप्ताह तक चला, 23 सितंबर से 4 अक्टूबर तक। तो यह प्रशिक्षण जो था, ट्रेनिंग प्रोग्राम था कंबोडियन सिविल सर्वेंट्स के लिए, 23 सितंबर से लेकर के 4 अक्टूबर तक चला।
सहयोग। यह कार्यक्रम विदेश मंत्रालय एमईए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सहयोग से आयोजित किया गया। भागीदारी, इस कार्यक्रम में 39 वरिष्ठ और मध्य स्तर के नागरिक सेवक शामिल हुए, जो अर्थव्यवस्था और वित्त मंत्रालय तथा औद्योगिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्रालय का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। यह पहल नागरिक सेवकों के शासन और नीति निर्माण के कौशल को बढ़ाने के लिए थी, जिससे बेहतर प्रशासनिक प्रथाओं को बढ़ावा मिलेगा। इससे जो है बेहतर प्रशासनिक प्रथाओं को बढ़ावा मिलेगा इस कार्यक्रम के उद्देश्य, इस कार्यक्रम की मदद से। एक्सप्लेनेशन था हमारे थर्ड पॉइंट का। अब फोर्थ पॉइंट इज यूथ एज आर्किटेक्ट्स ऑफ इंडिया 2024, युवा भारत के आर्किटेक्ट्स 2047। भविष्य की दृष्टि, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि युवा 2047 में भारत के आर्किटेक्ट्स हैं, जो स्वतंत्रता के 100 वर्ष का प्रतीक है। विकास में भूमिका, उनकी डेवलपमेंट में रोल क्या रही है, तो उन्होंने युवाओं से कहा कि वे विकसित भारत में निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को समझें। विकसित भारत के निर्माण में जो अपनी भूमिका को समझेंगे। कॉल टू एक्शन, कार्य करने का आह्वान। मंत्री ने युवाओं को सक्रिय रूप से देश के विकास में भाग लेने और 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में योगदान देने के लिए प्रेरित किया है। तो मिनिस्टर जो है जितेंद्र सिंह जो है, उन्होंने भारत के युवाओं को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए योगदान देने के लिए प्रेरित किया है। एक्सप्लेनेशन जो हमारे फोर्थ पॉइंट का है, आप देख सकते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह को विकसित भारत को संगोष्ठी को संबोधित करते हुए, यह पहल सरकार की युवा सशक्तिकरण और देश के भविष्य के विकास में उनके योगदान को महत्व देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो ये एक्सप्लेनेशन था हमारे फोर्थ पॉइंट का। अब फिफ्थ पॉइंट इज कि इंडिया जर्मनी कोऑपरेशन इन रिन्यूएबल एनर्जी, भारत जर्मनी सहयोग पर महत्वपूर्ण बिंदु है। क्या क्या है, तो केंद्रीय मंत्री श्री प्रदीप जोशी जर्मनी की यात्रा पर रहेंगे 6 अक्टूबर 2024 से। तो केंद्रीय मंत्री हैं श्री प्रदीप जोशी, जो कि जर्मनी की यात्रा पे है 6 अक्टूबर से। नवीकरणीय ऊर्जा और सतत विकास के क्षेत्र में संबंधों को मजबूत किया जा सके, तो जो भी रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फील्ड में डेवलपमेंट किया जा सके, तो उसके बारे में मजबूत स्ट्रॉन्ग भी किया जा सके, तो उस पर के चर्चा के लिए क्या है वो हैम्बर्ग सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे 7-8 अक्टूबर 2024 को। तो वह हैम्बर्ग के सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे 7-8 अक्टूबर 2024 को। द्विपक्षीय बैठकें जर्मनी, यूके और अन्य देशों में अधिकारियों के साथ की जाएगी, जिसमें सतत विकास, हरी हाइड्रोजन और वित्तीय विकल्पों पर चर्चा होगी। अब मंत्री भारत के हरी शिपिंग पर ध्यान केंद्रित करेंगे और हरी हाइड्रोजन के महत्व को कम करने के लिए कार्बन उत्सर्जन को कम करने में बताएंगे। नेक्स्ट, इस यात्रा का उद्देश्य भारत जर्मनी संबंधों को मजबूत करना और वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा को विकास को बढ़ावा देना है। द विजिट एम्स टू एनहांस इंडिया जर्मनी रिलेशन, भारत और जर्मनी के बीच का रिलेशन मजबूत हो और रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ जो है वैश्विक स्तर पर बढ़ सके, इस पे ध्यान केंद्रित करना है। सो इट इज द एक्सप्लेनेशन फॉर आवर फिफ्थ पॉइंट। आवर सिक्स्थ पॉइंट इज कि सूरदा खुदान संचालन को फिर से शुरुआत, रिजम्पशन ऑफ सूरदा माइन ऑपरेशंस। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या है कि कोयला और खनन के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दूबे ने 5 अक्टूबर 2024 को सूरदा खदान संचालय की फिर से शुरुआत की। तो ये 5 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दूबे, जो कि स्टेट ऑफ फॉर कोल और माइंस के यूनियन मिनिस्टर हैं, तो उनके द्वारा शुरुआत किया गया। फिर से संचालन की फिर से शुरुआत से स्थानीय रोजगार में वृद्धि होने और क्षेत्र में कोयले की आपूर्ति में योगदान देने की उम्मीद है। तो इसकी मदद से जो फिर से शुरुआत किया गया, तो इसकी मदद से जो है तो क्षेत्रीय स्तर में वृद्धि करने, क्षेत्र में कोयल की आपूर्ति और योगदान की और फिर रोजगार की भी वृद्धि होती है, इन सब चीजों को बढ़ावा मिल सके, तो ऐसी चीजों के लिए उद्घाटन किया गया इसका। फिर से एक्सप्लेनेशन था हमारे छठे पॉइंट का। और सेवेंथ पॉइंट इज कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल का ब्रिटेन यात्रा, श्री अर्जुन राम मेघवाल जो कि ब्रिटेन यात्रा पे गए हैं, यूके के विजिट पे हैं, तो भीमराव अंबेडकर की मूर्ति प्रतिमा पर फूलार्पण करते हुए, माल्यार्पण करते हुए श्री अर्जुन राम मेघवाल ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया यूके की विजिट में। यह दौरा 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक हुआ। तो यूके के विजिट जो है ये 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रहा। प्रतिनिधि मंडल ने ब्रिटेन के लॉर्ड चांसलर शबाना महमूद से मुलाकात की। तो वो वहां पे जो है ब्रिटेन के लॉर्ड चांसलर है शबाना महमूद, तो उनसे वहां से मीटिंग हुआ उनका। श्री मेघवाल वाज द चीफ गेस्ट एट गांधी जयंती इवेंट ऑन October 2 होस्टेड बाय द इंडियन हाई कमीशन। श्री मेघवाल 2 अक्टूबर को भारतीय उच्च आयोग द्वारा आयोजित गांधी जयंती कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। ही पेड ट्रिब्यूट टू डॉक्टर BR अंबेडकर एट लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। मंत्री ने 1 अक्टूबर को वेस्टमिंस्टर एबे में यूके कानूनी वर्ष समारोह में भाग लिया। द मिनिस्टर
जो मिनिस्टर गए हैं उन्होंने यूके लीगल ईयर सेरेमनी ऑन October 8 एट वेस्टमिंस्टर एबे। तो उन्होंने एक लीगल ईयर सेरेमनी जो होता है, यूके का लीगल ईयर सेरेमनी है, 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, 1 अक्टूबर को मनाया गया, तो उन्होंने उसमें हिस्सा भी लिया। उन्होंने यूके के भारतीय समुदाय के सदस्यों से मिलकर संबंध मजबूत किए। भारतीय समुदाय के यूके में रह रहे लोगों से भी उन्होंने वहां पे मुलाकात की। ये एक्सप्लेनेशन था हमारे 7वें पॉइंट का। अब 8th पॉइंट इज कि चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना चरण 2 की स्वीकृति, ये पिछले करंट अफेयर्स के टॉपिक में भी डिस्कस किया गया, तो और एक्सप्लेनेशन इसमें कि अप्रूवल ऑफ चेन्नई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज 2। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना चरण 2 को 63,246 करोड़ की कुल अनुमति लागत के साथ मंजूरी दी। यह परियोजना केंद्र क्षेत्र परियोजना के रूप में वर्गीकृत है, जिसका मतलब है कि केंद्रीय सरकार इसका वित्त पोषण करेगी। तो चेन्नई मेट्रो प्रोजेक्ट जो है, इसका पूरा फाइनेंशियल जो भी काम रहेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी मंजूरी से राज्य सरकार को 33,593 करोड़ के बजटीय संसाधनों को मुक्त करने की अनुमति मिलती है। अब जब सारा बजट जो है, अधिकतर बजट जो है केंद्र सरकार उठाएगी, तो इसके राज्य के ऊपर जो 33,593 करोड़ का जो भार था वो कम हो जाएगा, जिसे अन्य विकास गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सकता है। अब इसकी मदद से क्या है कि अन्य विकास के कार्यों में इसे लगाया जाता है। इस मंजूरी से पहले ऋण वित्त पोषण की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर थी। अभी तक जो इस प्रोजेक्ट के लिए काम करना था, जो भी फाइनेंशियल एफर्ट लगाना था, वो राज्य सरकार पे थी। अब ये केंद्र सरकार उठाएगी। ओके, ये एक्सप्लेनेशन था हमारे 8वें पॉइंट का। अब 9th पॉइंट इज कि सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ VSHORADS। तो इसका जो है सफल उड़ान परीक्षण किया गया। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने सक्सेसफुली कंडक्ट फ्लाइट टेस्ट किया है 4th जनरेशन ऑफ वेरी शॉर्ट रेंज। ये जो VSHORADS का है, तो इसका फुल फॉर्म है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, VSHORADS। तो इसको लॉन्च किया गया, सक्सेसफुली टेस्ट किया गया DRDO के द्वारा। ये प्रशिक्षण 3 और 4 अक्टूबर 2024 को हुए। तो ये प्रशिक्षण जो किया गया, ये 3 और 4 अक्टूबर 2024 को किया गया। प्रशिक्षण पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में राजस्थान में किया गया। ठीक है, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जो कि राजस्थान में स्थित है, तो वहां पे इसका टेस्टिंग किया गया। अब VSHORADS जो है एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे रिसर्च सेंटर इमारत द्वारा अन्य DRDO प्रयोगशालाओं के सहयोग से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया। तो अलग अलग DRDO की जो भी प्रोजेक्ट्स लेबोरेटरीज हैं, तो वहां पे सम्मिलित होकर के इसको बनाया गया, इसको सफल टेस्टिंग किया गया। ओके, तो ये एक्सप्लेनेशन था हमारे 9th पॉइंट का। अब 10th पॉइंट इज कि पीएम मोदी के कृषि और पशुपालन के लिए पहल, पीएम मोदी इनिशिएटिव्स फॉर एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाशिम महाराष्ट्र में कृषि और पशुपालन के लिए 23,300 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। अब 23,300 करोड़ परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। अब राज्य सरकार इन्हें लागू करेंगे, जो कि महाराष्ट्र के वाशिम शहर में है, वाशिम क्षेत्र में है। उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त का भी वितरण किया, जो कि लगभग 20 करोड़ से है, और इससे 9.4 करोड़ किसान जो लाभार्थी हुए। ऑलराइट, द 5th इंस्टॉलमेंट ऑफ द नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना। ठीक है, नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त का भी उद्घाटन किया, जो लगभग 2,000 करोड़ रुपए है। कृषि अवसंरचना फंड, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड के फील्ड में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, तो उसके लिए लगभग 7,500 प्रोजेक्ट्स कृषि अवसंरचना फंड के तहत 7,500 से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, जिनका मूल्य कुल 1,920 करोड़ से अधिक है। तो कृषि अवसंरचना फंड का भी उद्घाटन किया गया, जिसका मूल्य लगभग 1,920 करोड़ से अधिक है। यूनिफाइड जेनोमिक चिप, एकीकृत जेनोमिक चिप लॉन्च की गई, साथ ही स्वदेशी सेक्स छंटाई वाले वीर्य प्रौद्योगिकी की भी शुरुआत की गई। यूनिफाइड जेनोमिक चिप फॉर कैटल वाज लॉन्च्ड। तो मवेशियों के लिए, ठीक है, कैटल्स जो है, कैटल्स मवेशी जो होते हैं, तो उनके लिए इंडिजिनस सेक्स एसोर्टेड सेमेन टेक्नोलॉजी का भी लॉन्च किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इज कि मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0, मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.9 के तहत 19 मेगावाट की कुल क्षमता के साथ 5 सौर पार्कों का उद्घाटन किया गया। 5 सोलर पार्क का उद्घाटन किया गया 19 मेगावाट के साथ लगभग। इसमें ये 2.0 है मुख्यमंत्री सौर कृषि योजना का। इन पहलों के तहत बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन भी किया गया, और इन्हीं पहलों के तहत जो बंजारा विरासत म्यूजियम का भी उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ये एक्सप्लेनेशन था हमारे 10th पॉइंट का। अब 11th पॉइंट इज कि मुंबई में राष्ट्रीय खेल उत्कृष्टता केंद्र के लिए MOU
MOU फॉर नेशनल सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स एक्सीलेंस इन मुंबई। मुंबई में राष्ट्रीय खेल उत्कृष्टता केंद्र के लिए MOU। अब इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या है कि खेल प्राधिकरण ऑफ इंडिया दैट इज स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य मुंबई में राष्ट्रीय खेल उत्कृष्टता केंद्र का विकास करना है। दिस एग्रीमेंट एम्स टू डेवलप अ नेशनल सेंटर फॉर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस इन मुंबई। मुंबई में जो है नेशनल सेंटर फॉर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस का डेवलपमेंट हो सके तो इस पे ध्यान केंद्रित है। अब SAI जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक 37 एकड़ भूमि पर अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार आधुनिक खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की योजना बना रहा है। तो 37 एकड़ जमीन पर लगभग अंतरराष्ट्रीय मानकों का दैट इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए मॉडर्न स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि कंदीवली यानी दैट इज कांदीवली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आगामी ओलंपिक खेलों के लिए एक महत्वपूर्ण खेल केंद्र बनाया जाएगा, जैसा कि कृषि मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है। कृषि मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा घोषणा की गई है कि कांदीवली खेल परिसर को ओलंपिक खेलों के लिए तैयार किया जाएगा। ओके, तो ये था एक्सप्लेनेशन हमारे 11वें पॉइंट का। आवर 12th पॉइंट इज इंडियन नेवी स्ट्रेंथेंस टाइज विद ओमान। भारतीय नौसेना ओमान के साथ। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या है कि भारतीय नौसैनिक पोत तीर शार्दुल और भारतीय तटरक्षक पोत वीर 5 अक्टूबर 2024 को मस्कट ओमान पहुंचे। तो ओमान पे पहुंच चुके हैं तीर और शार्दुल भारतीय तटरक्षक पोत है ये, जो कि 5 अक्टूबर 2024 को पहुंचे। भारतीय नौसेना का ये वेसल है, ठीक है, पोत है। यह यात्रा प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन का हिस्सा है और भारत और ओमान के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए है, विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र में। तो समुद्री क्षेत्र में रक्षा संबंध मजबूत हो सके तो इस पे ध्यान करता है यह यात्रा। अब भारतीय नौसेना 5 से 9 अक्टूबर 2024 तक रॉयल नेवी ऑफ ओमान के साथ समुद्री सुरक्षा, परस्पर सहयोग और संयुक्त अभ्यासों पर ध्यान केंद्रित करेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज गतिविधियों में प्रशिक्षण, विनिमय, पेशेवर बातचीत और दोनों नौसेनाओं के बीच मित्रता खेल शामिल होंगे। अब भारतीय नौसेना ओमान तो गई है, तो इसमें जो है ट्रेनिंग एक्सचेंजेस होंगे, दोनों देश जो है एक दूसरे के बीच में ट्रेनिंग एक्सचेंज करेंगे। प्रोफेशनल इंटरेक्शंस, जो भी विद्वान लोग हैं उनके बीच में, जो पेशेवर लोग हैं नेवी से रिलेटेड, उन लोगों के बीच में एक्सचेंजेस होंगे, बातचीत होगी। एंड फ्रेंडली स्पोर्ट्स फिक्चर्स, खेल के भी मित्रता खेल भी इसमें शामिल किया गया है। ये यान का एक दृश्य है, आगे का बहुत ही सुंदर दृश्य है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि यह 10 वर्षों में ITS की मस्कट में तीसरी यात्रा है। 10 वर्षों के दौरान में ये मस्कट की ये तीसरी यात्रा है जो भारत नेवी, इंडियन नेवी के द्वारा जो किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि हाल ही में भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी ऑफ ओमान के बीच जून 2024 में नई दिल्ली में स्टाफ वार्ता हुई थी। इंडियन नेवी और रॉयल नेवी ऑफ ओमान के द्वारा जो है जून 2024 में नई दिल्ली में एक मीटिंग हुआ था, रॉयल स्टाफ टॉक्स हुआ था। यह यात्रा भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगा। अब भारत की ओर से जो यात्रा की जा रही है, ये भारत और ओमान के बीच में द्विपक्षीय संबंधों को, बायलैटरल रिलेशंस को बहुत मजबूत करेगा। एक्सप्लेनेशन था हमारे 12वें पॉइंट का। और 13th पॉइंट इज कि इंडियन एयरफोर्स 92nd एनिवर्सरी, भारतीय वायुसेना का 92वां वार्षिकोत्सव। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट है कि भारतीय वायुसेना 6 अक्टूबर 2024 को अपना 92वां वार्षिकोत्सव मना रही है। तो आप इमेज में देख सकते हैं मनाते हुए इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अपना 92वां वार्षिकोत्सव को। तो मरीना बीच चेन्नई पर एक शानदार हवा शो, एयर शो का ऑर्गेनाइजेशन किया गया चेन्नई के मरीना बीच पे, जिसमें लगभग 15 लाख दर्शकों के आने की उम्मीद है। और इस आयोजन में उम्मीद है शामिल हुए, बहुत ही अच्छा खासा भीड़ शामिल हुआ था, जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। तो उसके लिए सोच जताता है हनुमान स्टडीज। तो इसमें जो भी 15 लाख से ज्यादा लोगों की शामिल होने की उम्मीद थी। तो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री M.K. स्टालिन तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री थे। श्री M.K. स्टालिन जो है तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु है, तो इसके चीफ गेस्ट रहे। इस वर्ष का कार्यक्रम का थीम था सशक्त, सक्षम, आत्मनिर्भर था। ठीक है, सशक्त, सक्षम, आत्मनिर्भर इस साल का जो कार्यक्रम का थीम था, कि ताकत और कौशल को दर्शाता है। इस शो ने दर्शकों को शक्तिशाली और स्वावलंबी भारत की भावना से भरा। अब इस शो की वजह से भारत के प्रति जो है शक्तिशाली और स्वावलंबीपन जाग सके दर्शकों के बीच में और भारत के नागरिकों के बीच में। तो इसलिए इस शो को ऑर्गेनाइज कराया जाता है, ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। सो ये था एक्सप्लेनेशन हमारे 13th पॉइंट का। Our 14th point is hackathon on coal gasification, कोयला गैसीकरण पर हैकेथॉन। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट है कि केंद्रीय मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे ने 6 अक्टूबर 2024 को CMPDI रांची का दौरा किया। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर श्री सतीश चंद्र दुबे ने विजिटेड CMPDI रांची ऑन अक्टूबर 6, 2024। 6 अक्टूबर 2024 को उन्होंने CMPDI रांची का दौरा किया। उन्होंने कोयला गैसीकरण पर आधारित हैकाथॉन के विजेताओं को सम्मानित किया।
यह हैकाथन CMPDI द्वारा 6 समस्या बिंदुओं को हल करने के लिए आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य भारत की सौर ऊर्जा और रासायनिक आवश्यकताओं के लिए कोयले का साधन करना था। यह पहल आर्थिक स्वतंत्रता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देती है। तो ये हैकाथन का आयोजन किया गया जो कि भारत की ऊर्जा और रासायनिक आवश्यकताओं की कोयले के साधन को दर्शाता है। और यह पहल आर्थिक और स्वतंत्र रूप से भी पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचे, तो इस तरीके की चीजें कोयला से रिलेटेड जानकारी जो है लोगों के बीच में जानकारी फैले, तो इसलिए ये हैकाथन का आयोजन किया गया 6 अक्टूबर 2024 को। ओके, तो ये एक्सप्लेनेशन था और एंड है हमारे 6 और 7 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के पॉइंट्स को रेफरल लिंक्स पीडीएफ के एंड में दिए गए हैं, जिसे आप न्यूज के रूप में इनमें डिटेल में अगर पढ़ना चाहें तब जाकर के पढ़ सकते हैं। तो ये हनुमान स्टडीज पे अगर आप यहाँ तक बने रहे हैं तो सीखने को जरूर मिलेगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हो या फ्रेंड्स हो, तो उनके साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हनुमान स्टडीज यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है इसका, तो आप सभी जगह, व्हाट्सएप चैनल भी है इसका, आप सभी जगह इसे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। आप पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप वेबसाइट पर भी जाकर के आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 6 और 7 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस किया है। ऑलराइट, तो यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू। जाने से पहले कीप लविंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।